नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं जो साहित्य और सियासत में एक साथ एक अच्छी भूमिका निभाते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जिनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सवाल करेंगे। ख़ास करके जब कोरोना जैसी घातक बीमारी उत्तर प्रदेश में संकट के इस संकट का विषय खड़ा कर दी हो, ऐसे में सवाल करना तो लाजमी हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बताइए, पहले आपके लाइफ के बारे में, आपके ज़िंदगी के बारे में कितना उतार चढ़ाव रहा, और ऐसा भी हमने पढ़ा है कि ज़्यादा लेख आपने लिखा है। ये बात सही है कि हमारे अब तक लगभग 5000 लेख और 29 किताबें प्रकाशित हो गई। कोरोना जैसी महामारी मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, और जीवन के अलावा भी भूतकाल में उपलब्ध साहित्य और इतिहास में भी इस प्रकार की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी नहीं दिखाई पड़ती है। प्लेग और फ्लू जैसी बीमारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय और दहशत का कारण बनती रहीं, ये बात सही है, लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न थी, उनका विस्तार भिन्न था, और इस तरह अदृश्य और अज्ञात भय से पूरी मानवता पीड़ित नहीं थी। ये एक चुनौती सारी दुनिया के सामने आई है, और यह चुनौती चिकित्सा विज्ञान के लिए है, आधुनिक विज्ञान के लिए है। अपने अपने देशों में संस्कृति और सभ्यता के विकास में लगे संस्कृति कर्मियों और समाज निर्माताओं के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इस महामारी के दौरान हमारा जीवन आचरण कैसा हो, हमारी दिनचर्या क्या हो। वैज्ञानिकों ने और जानकार लोगों ने तय कर दिया कि 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम बैठेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और तमाम बातें हैं। क्या हम हाथ मिला सकते हैं, क्या हम निकट जा सकते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। केवल एक बात निकल कर आई कि दूरी का बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इस महामारी से बचाव का, इसे पराजित कर देने का युद्ध जैसा लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तमाम तरह से संघर्ष को कई कोणों में लड़ा जा रहा है। पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी प्रशासन तंत्र इस महामारी से संघर्ष में मैदान में डटा हुआ है। उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इसमें चिकित्सालयों में काम करने वाला, बीमारी से जूझने वाला हमारा चिकित्सा तंत्र, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, और लॉकडाउन को संपूर्णता से लागू कराने में हमारा प्रशासन का तंत्र, छोटे से चपरासी से लेकर ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों तक, यह तंत्र जुटा हुआ है। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी हुई हैं। आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग अपना स्वयं का जीवन दांव पर लगाते हुए सक्रिय हैं। ऐसे इस महामारी से लड़ने में सक्रिय सभी लोगों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। मैं आदर भाव व्यक्त करता हूँ। सर, बात करें नोएडा और दिल्ली के बाद लखनऊ एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभर रहा है। ऐसे में तीसरा लॉकडाउन और कल से दुकानें भी खुलने की बात कही जा रही है। अब इस बीमारी के प्रभाव को लॉकडाउन कैसे किया जाता है और उसके क्या परिणाम आते हैं, वो परिणाम भी देख लिए गए हैं। परिणाम अच्छे रहे, कठिनाइयाँ भी देख ली गई, असुविधाएँ भी देख ली गई। तो जहाँ कहीं पर दिखाई पड़ता है कि इस महामारी से लड़ने में सफलता बहुत ठीक ठीक मिली है, जिस क्षेत्र में मरीज नहीं है, जहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं है, उसे धीरे धीरे खोल रहे हैं, और खोलना भी पड़ेगा।
सारी गतिविधियां बंद क्या कर दी गई थी जीवन रक्षा के लिए। अब जहाँ जहाँ कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है रास्ता, वहाँ वहाँ खोल रहे हैं और ये ठीक काम कर रहे हैं। सर, ये पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो अभी जल्दी में एक ट्वीट किया है कि दोबारा जो है विधानसभा की बैठक बुलानी चाहिए। ऐसे में अगर बुलाई जाए तो किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह का पालन किया जाएगा? पहले तो उस बैठक बुलाए जाने के संबंध में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा। जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगभग 400 कुर्सियां हैं और 403 हमारे सदस्य हैं। एक दो की सीटें खाली होंगी, तो पहले ही हमारे पास सीटें कम हैं अगर पूरी विधानसभा के सदस्य सब आ जाएं। चूँकि ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे के पूरे सदस्य आ जाएं, और आ भी गए हैं तो पूरे के पूरे एक समय बैठे हों, ऐसा भी कम होता है। हम मानकर चलते हैं कि सदस्य कम आएंगे, ऐसा मानकर चलाएं माननीय अखिलेश जी के सुझाव के अनुसार। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कम से कम एक कुर्सी बीच में रिक्त करनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ हमारे पास केवल 200 लोग बैठने की जगह है। तो अगर 300 आ गए, 350 आ गए, 450 आ गए, जो जैसा आ जाते हैं, तब क्या होगा? तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं है विधानसभा की बैठक में। यह बात लोकसभा में भी उठी थी। अभी जब ये कोरोना महामारी का प्रभाव भारत में फैल रहा था, उस समय पहले से ही लोकसभा का सत्र चल रहा था। लोकसभा में प्रतिपक्ष के सभी नेताओं ने, सत्ता पक्ष के नेताओं ने बैठक की माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, हम लोग पास पास बैठे हैं, जल्दी से काम निपटाइए। तो इसलिए बहुत जल्दी जो भी प्रस्ताव थे, जो भी विषय थे, आनन फानन में निपटाए गए और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा का स्थगन हो गया इस बात पर कि कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आदि अनेक अनुशासनबद्ध रहने के लिए कठिनाई है। तब विधानसभा के सत्र का औचित्य क्या है? बिल्कुल। एक चीज़ और, लगातार जैसे कोरोना जब से ये बीमारी आई है, लगातार पहली चीज़ तो अफवाहों में जो है कुछ दिनों तक सरगर्मियां रहीं, उसके बाद जो है फिर लगातार इसको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया है। किस नज़रिए से इसको देखते? मुझे नहीं लगता कि हिंदू और मुसलमान में कहीं बीमारी बटी है, और बीमारी इस तरह विभाजित होकर आती भी नहीं। ये तो बड़ी महामारी है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, इस पर भी अभी तक किसी चिकित्सकीय रिपोर्ट या कोई अंतर्राष्ट्रीय शोध नहीं हुआ है कि ये किसी पंथ मजहब के लोगों को ज़्यादा लगती है और किसी पंथ मजहब के लोगों को ये बीमारी कम लगती है। हाँ, भौगोलिक दशाओं में ज़रूर देखा गया है। जैसे अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का बुखार होता है। 5-6 महीने पहले मुझे उस देश में जाना था इसी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने के कारण। तो पहले ही टीका लगाया गया था कि यहाँ फला बुखार होता, लेकिन वो भौगोलिक क्षेत्रों में आता है। यहाँ पर तबलीगी जमात के कारण कुछ कठिनाइयाँ आईं। वो एक बड़ी सभा हो गई थी, बड़ी मीटिंग हो गई थी, और वहाँ से निकले मित्र अपने अपने क्षेत्रों में अथवा जहाँ उनको जाना था वहाँ गए। उनमें से कुछ को या अधिकांश को इस तरह का संक्रमण था, जहाँ जहाँ गए वहाँ संक्रमण फैला। और उनकी तरफ से गलती ये हुई कि जब बार बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निमंत्रण दिया जा रहा था कि आप लोग आइए, अपना उपचार कराइए, अपने को ठीक कराइए, उसके बाद जहाँ मन हो वहाँ जाइए, तो उसमें वो प्रकट नहीं हुए, उनको ढूंढना पड़ा। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, भारत में जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चमार, पासी, खटिक, कोरी, धोबी, धानु, बढ़ाई, लोहार, कहार, कुम्हार, कोई भी हो, तो उसे अपना उपचार तो कराना चाहिए।
अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं आया नहीं, कहीं किसी स्तर पर किसी को लगा हो कि आया है। ये तो बड़े स्तर पे अगर बात करें तो महोबा में डीएम के यहाँ सब्ज़ी वाला जाकर ज्ञापन दे रहा है कि आखिर मैं अपने सब्ज़ी को किस तरीके से बेचूं, क्योंकि जब मैं निकलता हूं तो वहां भी सब्ज़ी को भी हिंदू और मुसलमान कर दिया गया। तो शायद वीडियो भी वायरल हो रही बीजेपी के विधायक की। नहीं, कोई कह रहा हो अगर ऐसी बात, केवल विधायक की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति कह रहा हो, चाहे सब्जी वाला कह रहा हो, चाहे मिठाई वाला कह रहा हो, कोई भी अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो यह बिल्कुल अनुचित है। किसी एक संगठन के सदस्यों के आधार पर, जैसे तबलीगी जमात एक संगठन है, उसको हम हिंदू या मुसलमान करके नहीं जांचते। वो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने जो भी उसके सिद्धांत हैं उनके लिए काम करता है। ऐसे ही अनेक संगठन काम करते हैं। उस संगठन के आधार पर उसमें काम करने वालों लोगों की जाति यह देखने का कोई प्रश्न नहीं है। जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था 1942 और 47 के आसपास, बहुत तीव्र हो गया था, उस समय देश विभाजन की बात आ गई। और देश विभाजन जब हुआ तो हमारा ही अंग, हम दोनों एक में थे पहले, भारत पाकिस्तान के नेताओं ने अपने देश के लिए तय किया, अपने मुल्क का आईन बनाया, संविधान जिसे कहते हैं। तो वो संविधान बनकर तैयार हुआ, उन्होंने तय किया कि हम इस्लामिक देश होंगे, और भारत ने तय किया कि हम हिंदू देश नहीं होंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने ये जानते हुए भी कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, उन्होंने मजहबी मुल्क बनाने से परहेज किया। और हमारे संविधान में कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं है, राष्ट्र जीवन में भी सांप्रदायिक विभाजन नहीं है। कहीं कहीं आ जाते हैं। मेरा ख्याल कि जिस तरह से सारी दुनिया का आधुनिक विकास हो रहा है, वैसे ही भारत अपने प्राचीन मूल्यों के आधार पर इस बीमारी से भी, जो बीच बीच में जाति वर्ण की बात आती, निपटने में कामयाब होगा। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले सवाल पे घुमाना चाहता हूँ कि साहित्य और लिखते हैं काफ़ी अच्छा, और अब काफ़ी लिखते भी हैं। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं वैसी समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसे में विपक्ष हो या सत्ता हो, आप विधानसभा के अंदर बैठते हैं, उनकी आवाज़ को शांत कराने का काम करते हैं, और उसी आवाज़ में आप लिखने का भी काम करते हैं। ये सब कैसे? ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इस समाज के बारे में, संसार के बारे में, विश्व के बारे में कुछ विचार होते हैं। व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, विचारों में संशोधन होता है, तरमीम करता है, अपने को नई जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हें जोड़ता है। तो धीरे धीरे संसार के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति नहीं है, मनुष्येतर प्राणी हैं, कीट पतंग हैं, वनस्पतियाँ हैं, चांद तारे हैं, उनके बारे में व्यक्ति का एक अलग भिन्न प्रकार का विश्वास बनता है। और जो लोग समाज को प्यार करते हैं, उनके मन में एक प्रेम भी गहराता रहता है। फिर वह नहीं देखते कि हम गाय को प्यार कर रहे हैं, कि हिरन को कर रहे हैं, कि बिल्ली को कर रहे हैं, कुत्ते को कर रहे हैं, मनुष्य को, जाति पात नहीं देखते। संपूर्ण समाज को प्रेमपूर्ण और याराना बनाना, ये प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता करता है अपने अपने ढंग से। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ढंग से किया, उन्होंने भी लिखकर किया, बहुत बड़ा भाग उनका लेखन में गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी लिखकर किया, आंदोलन के माध्यम से किया, संघर्ष किया, जेल गए, बहुत बार जेल गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, गांधी जी ने किया। यहाँ पर कोई दलीय बात नहीं, उनको दल से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, डॉक्टर अम्बेडकर को, गांधी जी को, दीनदयाल उपाध्याय को, इनको पार्टी से नहीं जोड़ के देखते। इन सबके मन में था कि ये मानवता, ये समाज बहुत सुंदर रहे, आपस में प्रीति हो, प्यार हो। तो जब समाज से इस प्रकार का प्यार हो जाता है, तो या तो आप कवि हो जाएंगे, लिखेंगे, या आप लेखक हो जाएंगे,
या आप कुशल वक्ता हो जाएंगे, आप सभाओं में बोलने लगेंगे। हम तो आज की भाषा में कहेंगे, जो फिल्मी गाने की भाषा में, कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ऐसा है ना। तो खैर ये थी बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आई। और जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो जिस तरीके से कदम बढ़ा रही है, और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।